नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 2 साल के आईएएस की तैयारी के टाइम टेबल के बारे में। बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी में जो एक विधिवत समय लगता है, जो व्यक्तित्व निर्माण के लिए न्यूनतम समय की ज़रूरत होती है, वो 2 साल होती है। कई बार स्टूडेंट इस गलतफहमी में अपना समय बर्बाद करते हैं कि शायद सिलेबस केवल पूरा कर लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेबस पूरा करने के साथ साथ आपको अच्छी राइटिंग स्किल आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर सकें। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी भाषा पे कमांड होने के साथ साथ आप कम से कम अच्छा एस्से लिखने की कला को विकसित कर लें। और इतने वास्ट सिलेबस के साथ इन सभी स्किल्स को सीखने में ये न्यूनतम समय लगता है। कई बार जब हम समय की बहुत गलत कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव हो जाता है और हम वास्तव में सीखने की प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं और एक रैट रेस में इंटर कर जाते हैं कि भगदड़ सी मची रहती है, जिसका नतीजा होता है कि साल के अंत में भी हमसे बहुत बड़ी गलतियां होती हैं और हमारा सबसे बेशकीमती समय खराब हो जाता है। याद रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया ग्रेजुअल होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। और जब हम सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या सीखने की प्रक्रिया पर ही लगाना चाहिए। आइए इस वीडियो में मैं आपसे कुछ मैथोलॉजी डिस्कस करता हूं, जिनका उपयोग करके आप अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने 2 साल के समय को, जिनको 2022 देना है, या जो अभी 12th पास कर चुके हैं, या जो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। हम लोग अपनी तैयारी को 2 हिस्सों में बांटेंगे। जो फर्स्ट ईयर आपका रहेगा वो आपके बेसिक फंडामेंटल्स के लिए जाना जाएगा। इस दौरान जो मार्केट में प्रचलित जो बड़ी बड़ी आदर्श किताबें हैं उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे, यानी जिन्हें हम रेफरेंस बुक कहते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जैसे डीडी बासु, जैसे जो रोमिला थापर हिस्ट्री के लिए, इसी तरह झा श्रीमाली प्राचीन भारत के लिए, और भी तमाम इस तरह की किताबें जिन्हें हम लोग रेफरेंस बुक कहते हैं यूपीएससी के लिए। रामचंद्र गुहा हो गए, एएल बॉशम हो गए, ये रेफरेंस बुक्स होती हैं। और कई बार जो इनकी भाषा, इनको लिखने का तरीका जो होता है वो बहुत मैच्योर स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है, जिसको पढ़ने समझने के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट इंटरनेट पे सर्च करता है, इंटरनेट पे या किसी अपने दोस्त से पूछता है और उसको लगता है कि हम आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो हमें छोटी मोटी किताबों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ रेफरेंस बुक्स पढ़ना चाहिए और इसी पर हमें आदर्श अपना एक जो है वो बनाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर आपने शुरुआती दौर में, आपको आपके परिवार में ये माहौल मिला है कि शुरुआत से ही आपकी तैयारी को एक मार्गदर्शन दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके पिता सिविल सेवा में हैं या आपके जो घर में कोई बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आपको 11th क्लास 12th क्लास में वो करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ने के तरीके, बेसिक बुक्स, इन सब के साथ वो आपको परिचय करा देता है। या आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, आप ऐसे स्कूलों में पढ़े हों जहां एनसीईआरटी को बहुत गंभीरता से पढ़ाया जाता हो, तो उस दौरान आप इन रेफरेंस बुक्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने प्रिविलेज नहीं हैं, आपकी शुरुआती दौर की पढ़ाई पर आप पे ध्यान नहीं दिया गया है, आपने कभी भी अपने बेस पर काम नहीं किया है, आप मैथमेटिक्स से पढ़े हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, तो आपको बहुत ध्यान से अपने आप को शून्य की तरफ ले जाकर अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना ये है कि आप फर्स्ट ईयर में अपनी जो माइंड सेट है उसको रैट रेस में ले जाने की बजाय आप सीखने की प्रक्रिया में डालेंगे। और इसमें जो एनसीईआरटी, खासतौर पे जो नई एनसीईआरटी है 6 to 12 तक की, साथ ही साथ एनआईओएस गवर्नमेंट की ओपन स्कूलिंग की बहुत ही अच्छी किताबें होती हैं, बहुत ऑथेंटिक बुक्स होती हैं। और इसके बाद तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं, इन तीनों बुक्स पे आपको अपना एक बेस बनाना पड़ेगा। मैं एनसीईआरटी से बाहर इसलिए जाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी के ओरिएंटेशन में तमाम नई चीज़ों का समावेशन हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट एनसीईआरटी में उतना विस्तार से नहीं दिया हुआ है, उतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है जितना जो एनआईओएस की बुक्स में है। एनआईओएस की बुक्स में जो आप देखेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन है वो बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिया हुआ है। इसी तरह जब आप इकोनॉमिक्स में आते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी एनआईओएस की बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। तो उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो बहुत ही औसम तरीके से लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सोर्सेस के साथ अपना बेस बनाना होता है। जब मैं बेस बनाने की बात कह रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट की इन डेप्थ एक पहचान हो जानी चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट क्या कह रहा है।
चूंकि ये स्कूलों की बुक्स हैं तो इसकी भाषा बहुत सरल है और जो तथ्य यानी कि जो फैक्ट्स हैं वो उतने ही दिए गए हैं जितना एक 12th क्लास तक के बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। यानी इसमें बहुत ही जटिल अवधारणाएं नहीं दी हुई हैं, बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्याएं नहीं की गई हैं। ऐसा दिया गया है कि एक सामान्य समझ का स्टूडेंट इसको पढ़कर आसानी से समझ सकता है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपका एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आपका एम्बिशन होना चाहिए कि मुझे पहले साल में इन बुक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इनके साथ अपना जुड़ाव रखना है, माइंड को ओपन करके रखना है। यानी पढ़ने के साथ साथ मुझे इस पर विचार भी करना है। विचार करते समय ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है, यानी व्हाट, वाई, इन क्वेश्चंस को अपने साथ पुटअप करना है। साथ ही साथ हमेशा एक ओरिएंटेशन फर्स्ट ईयर में रखना है, क्योंकि इस समय आपको एग्जाम देने का कोई दबाव नहीं है। तो उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि एक प्रशासक यानी ऑफिसर के तौर पर मैं इस सब्जेक्ट का कैसे इस्तेमाल करूंगा। जैसे आप जब भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सवाल है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूंगा, मेरे लिए इंडियन ज्योग्राफी का जानना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप विचार यहां करेंगे कि भाई मेरे देश में अलग अलग तरह के भूभाग हैं। मैं राजस्थान जाता हूं तो मुझे रेगिस्तान दिखाई पड़ता है, मैं हिमालय जाता हूं तो मुझे पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में मुझे प्लाटी पठार दिखते हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट में मुझे सदाहरित वन दिखाई पड़ते हैं, वहाँ के लोग अलग दिखाई पड़ते हैं। भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, वन हैं, जीव जंतु हैं। तो मुझे एक ऐसे देश में एक ऑल इंडिया सर्विस का हिस्सा बनना जहां इतनी विविधताएं पाई जाती हैं। तो मैं इस भूगोल का प्रयोग करके, इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़कर मैं कैसे अपने देश की, पहली बात तो विविधता को समझ सकता हूं। क्यों हमारे यहाँ मिट्टियाँ इतने प्रकार की हैं, क्यों वनों में अलग अलग प्रकार दिखाई पड़ते हैं, क्यों हमें जो है वो जानवर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लोग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पहनावा, संस्कृति, खान पान, त्योहार, ये सब मुझे अलग अलग क्यों दिखाई पड़ता है। तो पहले आप वाई को आप देखोगे और इमेजिन करो कि एक ऑफिसर हो और आप देश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हो। जब आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो तो आपको मंगोलाइड प्रकार प्रजाति के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो अलग रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान जा रहे हो तो उनका वेशभूषा बिल्कुल अलग है। जब आप हिमालय गढ़वाल रीजन कश्मीर में जा रहे हो तो वहाँ का पहनावा, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं। साउथ में जा रहे हो तो बिल्कुल अलग तरह का खान पान, पहनावा दिखाई पड़ा। तो पहला तो आपका होना चाहिए कि ये क्यों है। दूसरा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस क्यों को समझने के बाद मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी कंट्री के लिए मैं कैसे इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैं एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या कर सकता हूं, अगर कल को मुझे अधिकारी ये पद दिया गया। मैं लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या कर सकता हूं। मैं अगर मुझे फॉरेस्ट मिलता है तो मैं लोगों के वन्य जीव को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं। देश की एकता के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो ऐसा करके मेरा जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ही ब्रॉडर होता जाता है। चूंकि फर्स्ट ईयर में आपके ऊपर दबाव नहीं होता है, इसलिए आप बहुत ही खुले दिमाग से इसे पढ़ सकते हैं। यही तैयारी का सबसे बड़ा फायदा है। तो ये जो तीनों सेटअप है उसके साथ आप जुड़े रह सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर में इसको कंप्लीट करने के बाद और इसमें आपको फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट कवर करने होंगे। जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, और समय मिलने पर इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, क्योंकि ये जो भी आपने पढ़ा उसको आपको भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप इसके लिए उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी फर्स्ट ईयर आपको आपके सब्जेक्ट की रेंज देता है कि आपके सब्जेक्ट की रेंज क्या है, किस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या हमारे जो है आयाम, डायमेंशंस हैं, ये आप परिचित होते हैं। उसके साथ साथ ही साथ उनके जो है शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं और उनको बार बार रिवाइज करते हैं। अब फर्स्ट ईयर के बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो वहां पर अब आपको रेफरेंस बुक्स के साथ डील करना है। क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट का विन्यास पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि ज्योग्राफी के क्या सेगमेंट्स हैं, क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, और अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। और साथ ही साथ जो आपका सेगमेंट है वहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जब फर्स्ट ईयर में बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शनल बेसिकली क्या बेस्ट होना चाहिए। ऑप्शनल वो हिस्सा होता है जिस पर 500 मार्क्स डिपेंड होते हैं और ये मार्क्स तय करते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ऑप्शनल में जिस स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, 300 प्लस मार्क्स उसने उठा लिए, यकीन मानिए फाइनल लिस्ट में आना उसका तय रहता है। तो दोस्तों इस तरह जो है वो हम अपनी तैयारी को दूसरे हिस्से में लेकर जाते हैं। यानी अब सेकेंड ईयर में आपको रेफरेंस बुक्स, यानी कि जो बुक्स के नाम मैंने लिए थे जैसे विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, डी डी बासु, सुभाष कश्यप,
इस तरह की जो रमेश सिंह, इस तरह की जो बुक्स हैं वो हमें अब पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें इसी समय अपनी ऑप्शनल की तैयारी करनी है। ध्यान रहे, अगर यही हमें एक साल में करना पड़ता है तो हमें बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है और हमें समझ में नहीं आता हम पहले क्या पढ़ें या बाद में क्या पढ़ें। साथ ही साथ जो आपका सेकेंड ईयर होगा उस समय आप अपना एक बहुत बड़ा समय आंसर राइटिंग पे देंगे, क्योंकि ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी हद तक स्टैटिक होता है, काफ़ी हद तक जो है वो अपने सिलेबस के दायरे को फॉलो करता है। और इस समय जीएस में आप स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जुड़कर अपनी समझ बढ़ा चुके होंगे। अब लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते समय आपको ये बात समझ में आएगी कि बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है, क्योंकि आप एनसीईआरटी और एनआईओएस के साथ अपना बेस बना चुके होंगे। आपको यह भी पता चल गया होगा कि ऑप्शन मुझे कौन सा चुनना चाहिए। मुझे मेरा ओरिएंटेशन, मेरा रुझान हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा है, पॉलिटिकल साइंस की तरफ ज़्यादा है, या मैं ज्योग्राफी की तरफ जा रहा हूं, किस तरफ मेरा जो है वो रुझान ज़्यादा बना हुआ है। उसी रुझान के अनुरूप आप जो है वो अपनी तैयारी को आगे लेकर जाएंगे। अतः सीधी सी बात हो गई कि अब सेकेंड ईयर में आप रेफरेंस बुक्स, साथ ही साथ ऑप्शनल, साथ ही साथ आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग की पूरी तैयारी में आप जुट जाएंगे। इसी समय आप पब्लिक स्पीकिंग, आपके पास कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आप पब्लिक स्पीकिंग या इंटरव्यू बोर्ड मॉक बनाकर या क्लासेस में जो टीचर क्वेश्चन या टास्क देते हैं उनको बढ़ चढ़कर क्लास में बोलना, तो इससे अब आपकी जो बोलने की कला होगी उसका भी विकास होगा। यानी सेकेंड ईयर में आपका उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमें बहुत सावधानी के साथ काम करना है। जो आपने फर्स्ट ईयर में बेसिक शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको साइनॉप्सिस में कन्वर्ट करना है। साइनॉप्सिस वाकई में एक बहुत बड़ी कला होती है जिसमें 1:10 का फॉर्मूला यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हैं तो उसका एक पेज के अंदर ही सारा अवलोकन होना चाहिए। इसमें हम बेसिकली सिंबल्स यूज करते हैं, फ्लो चार्ट यूज करते हैं, ट्रिक्स यूज करते हैं, ताकि जो पूरी बात है वो बहुत ही छोटे नोट्स में आ जाए। ये नोट्स का भी एक कंपाइल फॉर्म होता है जिसमें आप पूरी बात गागर में सागर रखते हो। ये आप ये समझ के रखिए कि साइनॉप्सिस बनाना हर टॉपर का एक मूलभूत लक्षण है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो नोट्स ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि नोट्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है। अंतिम समय में जब एग्जाम सर पर होता है तो नोट्स, बल्कि नोट्स नहीं रिवाइज किए जाते, वहाँ साइनॉप्सिस रिवाइज किए जाते हैं, जो बहुत ही कम पेजेस में होते हैं, फाइल में लगे होते हैं, और उनमें सिंबल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू आप अपने पूरे आंसर को याद रखते हो, और ऐसा करने वाले ही अंत में विजेता बन के निकलते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने सेकेंड ईयर में आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और आपको कैसे पूरा करना है। इस दौरान आपके कुछ नए विषय जुड़ जाएंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक डायनामिक सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूज़पेपर के साथ, आपको लगातार इसके साथ अटैच रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें आपको गृह मंत्रालय द्वारा जो हर साल एक एनुअल रिपोर्ट आती है उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। इस दौरान आपको तमाम मंत्रालयों की वेबसाइट पर जाकर उनकी एनुअल रिपोर्ट्स का जो है वो लगातार अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें नीति आयोग के डॉक्यूमेंट, विदेश मंत्रालय के डॉक्यूमेंट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे,